सुप्रीम कोर्ट को कैसी धमकियां मिली जिसके बाद जजों का खत केस की जो समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया गया। आखिर ये 300 बहादुर वकला कौन हैं, ये सवाल कौन पूछ रहा है? पाकिस्तान तबाह क्यों हुआ? फिटनेस से व्हील चेयर तक का सफ़र किसने तय किया? जबकि तहरीक के नमूज से पाकिस्तान भी एक तंजीम है और वो क्या करती है, आज आपको इसके बारे में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं जो चाहूँगा मैं वैसे करूँगा। काजी फायज ईसा साहब ऐसा कह रहे हैं और वो बड़े बड़े डायलॉग बोल गए और उसके साथ ही उन्होंने केस की समाअत जो थी 6 जजों के खत की वो मुलतवी कर दी। और अब ईद के बाद, जो कि बड़े दूर है, फिर ईद के बाद से मुराद है 28 अप्रैल को जाके उसके बाद समाअत शुरू होगी। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन समाअत को मुलतवी करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये कहानी बड़ी बागौर सुनिएगा। डायलॉग बोलने में, बड़े बड़े कसीदे पढ़ने में, कुछ ज़ुबान से कहने में और फिर हाथ से अमली तौर के ऊपर करने में, और वो भी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर और जज होते हुए, बहुत बड़ा तजाद है। काजी फायज ईसा साहब या तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या उनकी नींद पूरी नहीं होती, या वो हकीकत में डरे हुए हैं, या किसी और काम में उलझे हुए हैं। कुछ है जो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब जब एक तरफ आपने कह दिया मैं किसी से नहीं डरता, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, तो सबसे पहले मैं सामने आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर जब खत लिखे गए, पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद को, फिर लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखे गए। किसने खत लिखे जी? तहरीक के नामूस से पाकिस्तान एक तंजीम है। क्या आज जब मैंने इस तहरीक का जमात का नाम लिया तो इससे कबल आपने ये नाम सुना? हाँ, अगर किसी ने सुना है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वो तहरीक के नामूस से पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की नामूस की हिफाजत करना चाहती है। जब काजी फायज ईसा साहिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उसी दिन ही इसी तहरीक के नामूस से पाकिस्तान की जानिब से एक खत लिखा गया था। वो भी धमकी अमेज था कि जो लोग बनी गाला की तरफ, या वो एक जगह का क्या नाम है, मैं आगे पढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा, वहाँ ट्रैक के ऊपर बड़े बड़े कमिश्नर जो हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर और बाकी ब्यूरोक्रेट जो वहाँ जाते हैं ना वॉक करने के लिए, उधर मत जाएं क्योंकि वहाँ दहशत गर्दी का खतरा है। और इस तंजीम ने बताया तहरीक नमूस से पाकिस्तान। ये तहरीक कब बनी, इसका नाम किसने रखा, इसका सरबराह कौन है, ये कहाँ रजिस्टर्ड हुई, कैसी कैसी दहशत गर्दी किसने वारदात की, ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग अगर बयान करें तो फिर मैं और हम बाकी सारे मान जाएंगे कि ये आप लोग ठीक कह रहे हैं। अब तहरीक नमूस से पाकिस्तान ने जनाब ख़त लिखा है। काजी साहब जो कह रहे थे मैं डरूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, वो डर गए। और ये ख़त धमकी अमेज जब अदालत को आया तो उसके बाद समाअत ही मुलतवी होगी। और मैं ये दोनों किस्से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब इस केस में होगा क्या। जजिस खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने का अंदिया दे दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है। अदलिया की आज़ादी पर जब हमला होगा तो सबसे पहले सामने आऊँगा। अगर किसी का कोई और मकसद है तो वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए। बहुत अच्छा कहा काजी साहिब, या फिर चीफ जस्टिस बन जाए, या मैं ऐसे दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। फिर कहूँगा कह रहे हैं ऐसा अमली तौर के ऊपर करके दिखाएं। जजिस खत आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में आइंदा समाअत मतवक्को तौर पर 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को होगी। दौरान समाअत कोई गैर मामूली रिमार्क्स काजी फायज की जानिब से सुनने को नहीं मिले। एक होम्योपैथिक किस्म की समाअत थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बहरहाल ज़रूर कहा कि हम ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ निज़ाम तबाह हो चुका है, हमें अपने काम मुकम्मल करने होंगे। उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अंग्रेज़ी में, आज जब मैं अतर मिनुल्लाह साहब को सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जो अटॉर्नी जनरल है, दुबला पतला लंबा सा लड़का, पता चलता है ये दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी यही है। उसके पास हर सवाल का जवाब है, हर शय उसके पास मौजूद होती है, और इतने कॉन्फिडेंस से चूंकि ताकतवर उसके पीछे खड़े हैं
تو وہ اتنے کانفیڈنس سے ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے, انبلیویبل. بہرحال کچھ نہ کچھ تو یہاں سے نکلے گا, عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ججز کو ڈٹنا پڑے گا. یہ قاضی فائز عیسیٰ, یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یہ اسٹیبلشمنٹ, چند لوگ 24 کروڑ عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آگے آتے ہیں, دھمکی میز خط قاضی کی عدالت میں بھی پہنچ گئے, یعنی کہ بہت سارے خط ہیں. آپ صاحبان سپریم کورٹ میں بیٹھ کر, یہ خط لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ صاحبان سپریم کورٹ میں بیٹھ کر انصاف کی فراہمی کا ڈونگ رچا رہے ہیں. عدالت عظمیٰ کے ججز کو تحریک نمود سے پاکستان کی جانب سے دھمکی میز خط کا متن, یہ جو متن ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, واقعی ڈونگ رچا رہے ہیں. لیکن اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دھمکی میز خط موصول. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے علاوہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی میز خط موصول ہوئے. جسٹس جمال مندوہیل اور جسٹس امین الدین کو خط بھی ملے. خط 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے. چاروں خطوط میں پاؤڈر پایا گیا. یہ جو پاؤڈر والا معاملہ ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. یہ پاؤڈر سوائے ان طاقتوروں کے کسی کے پاس نہیں ہوتا. اور دھمکی میز اشکال بنی ہوئی تھی, شکلیں بنی تھی جی اس کے اوپر دھمکی میز ڈرامنی. خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گا, وہ بھی انہی کا ہے جنہوں نے خود خط لکھا اور یہ کیمیکل بیچ میں ڈالا. جسٹس منصور علی شاہ کو بھی دھمکی میز خط موصول سپریم کورٹ. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں موجود جسٹس شاہد وحید کو بھی خط ملا. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مشکوک خط موصول ہوئے. جسٹس عالیہ نیلم, جسٹس شاہد بلال, جسٹس بلال حسن, جسٹس شجاعت حسین کو مشکوک خط موصول. پولیس حکام ہائی کورٹ پہنچ کے سیکیورٹی الرٹ. یہ جیسے ضیاء الحق صاحب کو مارا گیا تھا اور وہ جو کیمیکل تھا, وہ جو چائنا سے آم کی پیٹیاں آئی تھیں, ان آموں کے اندر گیس بھری تھی, پھر جب اس جیٹ کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اور پھر وہ جو بلاسٹ ہوا تھا, یہ ساری ٹیکنیک کس کی نے کی تھی آج میں بتاتا ہوں. میں نے ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا, اور یہ لیبیا کا پائلٹ کس نے کس کو تھپڑ مارا, کیسے بدلہ لیا گیا, آج بتا دیتا ہوں. پاکستان کا ایک فوجی ہی تھا جس نے ضیاء الحق صاحب کو مارا تھا. اتنا جملہ یقیناً آپ کے لیے کافی ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر سے ہی فوجیوں نے ضیاء الحق صاحب کو مارا تھا. اب اس کے پیچھے امریکہ, روس, فلاں چیزوں کو بھول جائیے. آج یہ لنک ہوئی ساتھ بات, تو میں نے آپ کو ایک کشمیر کے جنرل تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, فوت ہو گئے, یہ ان کی الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کو پاکستانی فوج کے اندر سے ہی فوجیوں نے مارا تھا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو کیمیکل خطوں کے اندر آ رہے ہیں اور دڑا دڑ خط لکھے جا رہے ہیں, اور یہ تحریک ناموس سے پاکستان جو ہے, جناب بتائیے یہ کس کی ہے, کیسے ہے, اور اس کے پاس یہ کیمیکل کہاں سے آیا, اس کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی, اور یہ تحریک جو ہے وہ پہلے سے سامنے کیوں نہ آئی. جعلی ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, آپ لوگوں کو صرف ڈرا رہے ہو, آپ عدلیہ کو روکنا چاہتے ہو. قاضی فائز عیسیٰ نے, میں آپ سچ بتاتا ہوں, بڑا سچ بیان کرتا ہوں, اس کا دل کرتا ہے میں ان کو لتاڑ دوں, یہ جو ڈی ایچ اے والے ہیں, یہ جو سارے ہیں, لیکن بیچارے مجبور ہیں, کچھ نیت خراب, کچھ وہ مجبور ہیں, جس وجہ سے یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں. تو اگر یہاں سے قلم والے جیت گئے, بندوق والے ہار گئے, تو یقین جانیے اس ملک کے اندر بہت بڑی بہتری آئے گی. بہتری آنی بھی چاہیے. ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی اچھی خبریں نہیں سنی. تو یہ تحریک ناموس انہی کی ہے جو اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دے رہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ تحریک ناموس جو ہے کیا کرتی ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ سماعت کا اتنی تاخیر کے اوپر چلے جانا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. فل بینچ والی بات جو ہے وہ بہت اچھی ہے, وہ اچھا ہوگا. یہ اگر ہو جائے امپلیمنٹ تو یہ بہت اچھی چیز رہے گی. اب دیکھیے جناب کہ کس شخص کو جو ہے وہ پہلے فٹ تھا, اب اس کو ویل چیئر کے اوپر سفر کروایا جا رہا ہے. 10 مئی 2023 کو سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ, بڑے دلیر اور نڈر قسم کے آدمی ہیں, ان کے لاہور میں گھر سے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا, تو وہ اپنی ٹانگوں پر چل کر ان کے ساتھ گئے تھے. اب چیمہ صاحب کو پنجاب پولیس ویل چیئر پر لیے پھرتی ہے. کوئی بتائے گا کہ عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ اتنے بغیرت اور اتنے بے رحم ہیں, ان کو بھی کوئی انہوں نے بلا دی ہوگی کہ اتنا اچھا بھلا آدمی اس کو ویل چیئر کے اوپر گھمائے جا رہے ہو, نہ کوئی پوچھ رہا ہے, نہ وہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آخر یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ہو کیا گیا ہے. یہ اچھے بھلے مئی 2023 میں آپ کے ساتھ گئے تھے, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیوں کیا؟ یہ لوگوں کو معذور کر دیا, بشرا بیگم کو آپ نے زہر دے دیا. یہ ساری کہانیاں کیوں کرتے ہیں عوام کے ساتھ؟ آخر ان ظالموں کو کون پوچھے گا, کب پوچھے گا, کیسے کوئی پوچھے گا؟
फिर देखिए कि निज़ाम पाकिस्तान का तबाह हो चुका और उस निज़ाम की तबाही की एक बहुत बड़ी एग्जांपल देने लगा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहरे से आप कोई सवाल पूछ रहे हों और एक अंधे से आप रास्ता पूछ रहे हों, और आप एक लंगड़े से कहें कि आप हमारे साथ चलो। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पाकिस्तान में होता है, हम रोज़ाना देखते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। जो शख्स बज़ात खुद इस्लामाबाद के NA-47 से 50,000 से ज़ायद वोटों की लीड से कन्फर्म हार चुका और फिर फॉर्म 47 के ज़रिए जीतने वाले MNA डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो हैं, जो हार चुके हैं फॉर्म 45 के तहत और 47 के तहत वो जीते हैं और 50,000 से ज़ायद वोटों से हारे थे फॉर्म 45 के तहत, या 47 इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, तो वो तमाम टीवी चैनल्स पर बैठकर ये लेक्चर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए। तारक फजल चौधरी, आपके ऊपर कोई थू करे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद से मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, आपको ये हक हासिल नहीं है, और जिन्होंने आपको जितवाया आप उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके पिट्ठू और टौट बन के चीज़ें कर रहे हैं, चूँकि आप भी तो पिंडी के रहने वाले इस्लामाबाद के। तो आप खुद हारे हुए आदमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो ये लेक्चर दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए। ये दही बल्ले बेचने वाला पाकिस्तान के अंदर बता रहा होता है कि मुल्क की मैशियत ठीक कैसे होगी, IMF के साथ डील कैसे करना चाहिए, फौज मुल्क की जो है सरहदों की महफूज होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे ककोल में वो फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। फौज को सरहदों का महफूज होना चाहिए, ये ऐसी है जैसे वो अस्पताल चला रहे हैं और DHE के प्लॉट बेच रहे हैं। भाईजान, ये मोहसिन नकवी की तरह ही है, जैसे वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ऊपर से सेनेटर भी बन गए हैं, कल वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, और ये बंदा जो है PCB का चेयरमैन है, जिसने ज़िंदगी पूरी में ना क्रिकेट खेली और ना ही उसने कभी ग्राउंड में जाके क्रिकेट मैच देखा होगा। तो तारक फजल चौधरी जैसे लोगों को देख लें, यही पाकिस्तान के निज़ाम की जो तबाही का सबब है वो यही है। अब देखिए कि 300 वकील कौन हैं, ये बहादुर वकील कौन हैं, ये कहाँ से आए, किस माँ ने पैदा किए, ये जो पुत्र हैं ये हटों पे बिकने वाले नहीं हैं। तो ये बताएं ये कौन लोग हैं? मैं भी इनको देखना चाहता हूँ, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। आखिर ये मुहिब वतन लोग कहाँ से पाकिस्तान में पैदा हो गए? मुझे काइंडली बताइए ये कौन है और ये 300 वकील कौन है? चीख चीख के काजी फायज ईसा पूछ रहे हैं और चीफ जस्टिस ने हैरानगी का इजहार किया, और क्यों किया, और कहा कि बताओ यार ये 300 वकील कौन है, 300 बहादुर वकला कौन है। हालांकि रेफरेंस के वक्त कल यही वकील उनके साथ खड़े थे। कल जब वो रेफरेंस वाला मामला हुआ तो यही वकील उनके साथ ही खड़े थे। तो आज वो पूछ रहे बताओ यार तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, दिखाई कैसे देते हो, तुमने ऐसे कर कैसे लिया, मुझे भी बताओ, मेरे अंदर कोई चिप डालो जिससे मुझे हिम्मत मिले, ताकत मिले, कोई साशे पिलाओ, कोई ऐसा जूस ले आओ, कोई विटामिन की कमी मेरी पूरी कर दो, मैं भी तुम 300 बहादुर वकला जैसे मिल सकूं। माजरत मुझे तंज इसलिए करना पड़ता है कि करूं क्या तबसरा करूं इसके ऊपर। और 300 वकील को तो काजी फायज ईसा को सल्यूट करना चाहिए, उसे कहना चाहिए 300 को 3000 में बदल दो। पाकिस्तान में तो लाखों वकील हैं, बड़ी वाफर मिकदार में हैं, तो बजाय इसके कि आप हैरत का इंतजार करें यार ये 300 वकील हैं कौन, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बहस जो है वो लंबी आगे चली गई, रमज़ान और ईद के भी बहुत बात चली गई। फुल कोर्ट बेंच जो है वो तो अच्छी बात है। अब वो बनेगा नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, इनको अच्छा खासा वक्त मिल गया। ताहम जजिस और वकला को अपनी ही अदालत से इंसाफ लेना होगा, लेना चाहिए, वरना निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।